देखिए कल हमने आपको स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस बताया था। क्या बताया था? स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस। देखिए ट्रांसलेशन अगर बनाने आपको आ गया तो फिर इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कौन क्या कर रही है? देखिए यहाँ पे तो कल हम आपको बताए थे 1 से लेकर के 14 स्ट्रक्चर बताए थे ना, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर किसके? 9 के। स्ट्रक्चर 9 में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इसके बाद ईज एम आर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ईज एम आर का प्रयोग होगा। ईज एम आर के बाद 2 + V1 लगेगा। आगे चलो तुम लोग, 2 प्लस क्या होगा? V1 होगा। और अंत में क्या रहेगा? वाला है, वाली है, वाले है, वाली है, वाले है। तो इसमें देखिए पहला स्ट्रक्चर है क्या? सब्जेक्ट होगा। इसके बाद क्या होगा? ईज एम आर होगा। और इसके बाद होगा 2 + क्या? V1। अंत में क्या रहेगा? वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला है, वाली है, वाले हैं। चलिए देखिए, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग। किसका प्रयोग? इन्फिनेटिव। हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं वो चीज़ें सीख रहे हैं। बात समझ में आ रही? चलिए देखिए यहाँ पे, अरे बाबू सबसे पहले बताइए वह पढ़ने वाला है तो ही होगा कि सी होगा? ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ही, और ही के साथ बताइए है रहेगा तो किसका प्रयोग कीजिएगा? ईज का। तो यहाँ पे लिख लीजिए ईज। 2 + V1 सब में लगेगा। तो बताइए पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। तो ही इज टू रीड का अर्थ क्या हो जाएगा? वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाला है। ए बदमाशी कर रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखो इसका टाइमिंग और ख़राब हो गया है। ये वो सुधर गई है इसकी सखी, तब ये उसका टाइम पकड़ ली है। बहुत दुख है आपको बहुत दुख है। घर के लोग भी दुख देते हैं, कोचिंग में टीचर भी आपको दुख देते हैं। आपका सारा बैकग्राउंड पता है हमको, टेंशन नहीं लीजिए। वह नहीं जाने वाली, वह नहीं जाने वाली है। अरे बाबू बताइए, वह नहीं जाने वाली है तो वह का? बोलो ना जी, आसिया नहीं बोल रही। बताओ, वह नहीं जाने वाली है तो क्या होगा? सी इज नॉट टू गो। सी इज नॉट टू गो। हल्ला से हमको ना अपने आप से भी ज़्यादा नफरत है। एक बात समझ लीजिएगा, शोरगुल से। धरती पे सबसे ज़्यादा हमें नफरत किस चीज़ से है? कि हम पढ़ाएं या कोई बात करे। इससे ज़्यादा नफरत दुनिया में हमें किसी चीज़ से नहीं। एक बात आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए वे लोग मैच खेलने वाले हैं। वे लोग मैच, जरा बताइए वे लोग का क्या होगा? दे के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा? आर। 2 + V1 सब में लगेगा। तो खेलना का क्या होगा? टू प्ले। और मैच खेलने वाले हैं तो यहाँ पे लिख देंगे द मैच। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग नहीं जाने वाले हैं। हम लोग का बताइए, वी के साथ आर क्या हो जाएगा? नॉट टू गो। वी आर नॉट टू गो। तो आप लोग देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के अनुसार ईज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है। और देखिए 2 + V1 सब में लगाना है। अगर नॉट रहेगा तो ईज के बाद या जो वर्ब है उसके बाद आपको क्या करना है? नॉट लगा देना है। ठीक है। बताइए रामू सोने वाला है। रामू सोने वाला, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रामू। रामू के साथ ईज टू, और सोना का क्या हो जाएगा? स्लीप हो जाएगा। रामू इज टू स्लीप का अर्थ क्या हो जाएगा? रामू सोने वाला। इसके पहले हम 2 + V1 का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के रूप में बताए थे। किसके रूप में बताए थे? सब्जेक्ट के रूप में बताए थे। अभी हम लोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग पढ़ रहे हैं। वर्ब के किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। बताइए जरा, क्या तुम गाने वाले हो? क्या ये सेंटेंस, क्या ये सेम लग रहा है आप लोगों को? ये सेंटेंस आपका क्या है? इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस है ना। तो क्या तुम गाने वाले हो, तो यहाँ पे लिखेंगे आर यू टू सिंग। आर यू टू सिंग। ये सॉन्ग कैसे लगा दिया बाबू? ऑफर चल रहा है क्या? गाना गाने वाले हो तब न लगेगा, केवल गाने वाले हो तो टू सिंग होगा। नहीं समझे? तो बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत है? ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं? ट्रेन आने वाली है तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन इज टू कम। तो याद रखेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं रहेगा तो उसमें हम लोग ईज एम आर 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। ईज एम आर का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार कर लेंगे। किसके अनुसार? सब्जेक्ट इज दैट नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस। जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। देखिए ट्रांसलेशन बनाने आपको आना चाहिए। ट्रांसलेशन अब नहीं बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। रीजन आपको बताते हैं। आपको टेंस पढ़ा दिए हैं, वॉइस पढ़ा दिए हैं, नारेशन पढ़ा दिए हैं, डिग्री पढ़ा दिए, रिमूव टू पढ़ा दिए,
बात समझ रहे हैं ना। ये सारे चैप्टर्स ग्रामर के पढ़ने के बावजूद भी आपको ट्रांसलेशन बनाने नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें देखिए वह सेंटेंस जो था ना वो प्रेजेंट टेंस में था। किस टेंस में? और ये जो सेंटेंस है ये आपको किस टेंस में है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपको वाज वेयर लगता है और प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, और फ्यूचर टेंस आएगा तो उसमें शैल और विल लगेगा। क्या लगेगा? तो वह पढ़ने वाला था, जरा बताइए, वह पढ़ने वाला था तो वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ वाज क्या हो जाएगा? टू रीड। आप लोगों को वाज वेयर का प्रयोग पता है? एक अगर सिंगुलर का बोध होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। अब प्लूरल का बोध होगा तो वेयर। स्ट्रक्चर से क्या होता है ना कि आपको छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सेंटेंस बनाने आ जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर एक एक सेंटेंस हम लोग रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। अगर एक स्ट्रक्चर हम लोग याद रखेंगे तो कई हजार सेंटेंस हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे वह नहीं जाने वाली थी, तो बताइए वह का क्या हो जाएगा यहाँ? सी। अच्छा यहाँ सी क्यों लगा है? क्योंकि फीमेल के लिए सी लगता है और मेल के लिए ही लगता है ना जी। सी के साथ बताइए क्या लगेगा? वाज। निगेटिव सेंटेंस है? नहीं है तो किसका प्रयोग कीजिएगा? नॉट। अब बताइए जाना का क्या हो जाएगा? टू गो। तो सी वाज नॉट टू गो का अर्थ क्या हो जाएगा? वह नहीं जाने वाली थी। अच्छा वे लोग मैच खेलने वाले थे, तो बताइए वे लोग का क्या होगा? दे के साथ बताइए वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? अच्छा वेयर को वर भी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो दे वर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देवर नहीं देवर नहीं पढ़ेंगे इसको, इतना शॉर्ट नहीं पढ़ेंगे कि देवर पढ़ देंगे इसको, ठीक है। तो दे वेयर क्या हो जाएगा? आप देखिए टू प्ले क्या हो जाएगा? टू प्ले द मैच। ऐ देखिए हम लोग नहीं जाने वाले थे, बताइए हम लोग का क्या होता है? वी के साथ क्या लगेगा? बताइए वेयर लगेगा ना। ऐ नॉट टू क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा, हल्ला नहीं। ऐ वी वेयर नॉट टू गो का अर्थ हो जाएगा हम लोग नहीं जाने वाले थे। अगला देखिए क्या है? रामू सोने वाला था, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? रामू वाज टू क्या हो जाएगा? स्लीप हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या तुम नहीं गाने वाले थे, तो क्या हो जाएगा? आर नहीं लगेगा? बोलिए आर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। तो वेयर यू नॉट टू क्या हो जाएगा? सिंग बने। अच्छा एक सेंटेंस आपको आएगा ना जिसमें वाला वाली तो रहेगा, साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा? ही रहेगा। जैसे एक सेंटेंस रहेगा आपका ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने वाली है, और एक है ट्रेन आने ही वाली है, या इसी को बोलते हैं ट्रेन आने को है। समझ रहे हैं ना। मतलब जो काम होने को है, जैसे वर्षा होने को है, वर्षा होने ही वाली है। तो जब आपको इसमें ही दिखेगा, क्या दिखेगा? तब आपको एक चीज इसमें जोड़ना है, अबाउट। क्या जोड़ना है? तो जब ही रहेगा तो अबाउट टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? अबाउट टू का प्रयोग करना है। जैसे ट्रेन आने वाली थी तो यहाँ पे लिखेंगे द ट्रेन वाज टू कम, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए ही है ना, ही है, तो जहां जहां ही आएगा वहां पे क्या लग जाएगा बाबू? अबाउट लग जाएगा। अच्छा ये आपका प्रेजेंट टेंस में है और ये सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में। तो बताइए अगर कहें कि हम लोग जाने वाले हैं, हम लोग जाने वाले हैं, तब बताइए क्या होगा? हम लोग जाने वाले हैं तो क्या होगा? वी आर टू गो होगा। अब हम लोग जाने ही वाले हैं, वी आर, चलिए अबाउट टू गो, वी आर अबाउट टू गो, हम लोग जाने ही वाले। हम लोग जाने वाले हैं तो वी आर टू गो, हम लोग जाने ही वाले हैं तो वी आर अबाउट टू गो। तो अबाउट का प्रयोग कब करेंगे? बताइए अबाउट का प्रयोग कब करेंगे बाबू? जब ही आएगा तो अबाउट टू लगेगा, और ही नहीं रहेगा तो अब क्या लगेगा? टू प्लस V1 लगेगा। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर हम लोग 10 जानेंगे। कितना? 10। अच्छा 10 नहीं 11। 10 था आपका वाज वेयर का प्रयोग। 11 में क्या है देखिए, ध्यान देंगे, इसमें आपको हैज हैव का प्रयोग जानना है। किसका प्रयोग? देखिए जब किसी सेंटेंस में रहेगा ना है, ना पढ़ता है, ना होता है, क्या क्या रहेगा? ना है, ना पढ़ता है, ना होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग यूज करेंगे हैज और हैव का। किसका यूज करेंगे बाबू? हैज और हैव का। जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो मुझे का क्या होगा? आई के साथ क्या लगता है? हैव, और किसका प्रयोग करेंगे? टू गो। अभी हम लोग 2 + V1 का यूज सीख रहे हैं कि 2 + V1 का यूज करते हैं तो हिंदी समापन उसका कहाँ पे होता है। जैसे दूसरा सेंटेंस बताइए क्या है? अच्छा तुम्हें पैदल स्कूल जाना पड़ता है,
तुम्हें पैदल स्कूल जाना पड़ता है, बात समझ रहे हैं ना। तो तुम्हें पैदल स्कूल जाना पड़ता है, इसको पॉज करो, तुम्हें पैदल स्कूल जाना पड़ता है, बताइए तुम्हें का क्या होगा, देखो यहाँ पे बताओ, तुम्हें पैदल स्कूल जाना पड़ता है, तो बताइए इसमें क्या है, ना पड़ता है, तो यू के साथ क्या लगेगा बाबू, हैव, टू गो टू स्कूल हो जाएगा, टू गो टू स्कूल। अच्छा, पैदल को इंग्लिश में बोलेंगे ऑन फुट, क्या बोलेंगे बाबू, ऑन फुट का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑन फुट का अर्थ हो जाएगा पैदल। अच्छा, हम लोग को वहाँ जाना होता है, हम लोग को वहाँ जाना होता है, तो हम लोग का क्या होगा, वी के साथ क्या लगेगा, हैव, टू, जाना का क्या होगा, गो, और वहाँ का क्या होता है, देयर, देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ, हियर मीन्स यहाँ, टुडे मीन्स आज, टुमारो मीन्स आने वाला कल, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। यहाँ पे देखेंगे रामू को एक कलम खरीदना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, रामू हैज टू, खरीदना का बाय। आप चाहें तो परचेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, परचेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो रामू हैज टू बाई या परचेज, और क्या है बाबू, कलम है ना, तो ए पेन लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें एक घड़ी खरीदना है, तो तुम्हें का क्या होगा, यू के साथ हैव टू बाई क्या हो जाएगा, और ए वॉच हो जाएगा, घड़ी हो जाएगा। उन लोगों को यहाँ रहना पड़ता है, उन लोगों का क्या होता है बाबू, दे हैव टू, रहना का लिव। अच्छा सुनिए, लिव का दो स्पेलिंग होता है, लीव का कितना स्पेलिंग, दो स्पेलिंग होता है, हालांकि कम है, लीव का दो स्पेलिंग होता है, एक LIV और एक LEA भी। उस लीव का अर्थ होता है छोड़ना, ठीक है। और बाबू बताओ यहाँ का क्या होगा, बताइए यहाँ का क्या होगा, हेयर होगा, तो यू हैव टू लीव हेयर, ए गधा भन भन, ये समझ में आया, बताइए, ना है, ना पढ़ता है, ना होता है, जब रहेगा तो इसमें हैज हैव टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव टू प्लस V1 का, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर कितना था ये, बताइए कितना था, 11 था। अब यहाँ पे हम लोग 12 नंबर स्ट्रक्चर जानेंगे। 12 नंबर में देखिए क्या है, हैड है, तो हैड आएगा किस टेंस में, पास्ट टेंस में, मतलब जहाँ पे है हूँ हो आ रहा था, यहाँ पे था थे थी आएगा, क्या आएगा, था। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं और हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में। अब बताइए, मुझे जाना था, तो मुझे का क्या होगा, आई होगा, आई के साथ क्या होगा, हैड टू गो। आप याद रखिएगा, हैड एक ऐसा वर्ब है ना जो सबके साथ आएगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्लूरल होगा तब भी और सिंगुलर होगा तब भी सबके साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। अच्छा, उसको आना था, तो उसको है तो क्या होगा, ही के साथ हैड, और क्या हो जाएगा, टू कम। हैड सबके साथ आएगा बाबू, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी और प्लूरल होगा तब भी हैड लगेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और आप याद रखिएगा कि जो भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो आप एक बुक आप लोग सब लोग लेंगे, कल बुक मांगे कोई नहीं दिया तो हम खरीद लाए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब आप लोगों के भरोसे हम रहेंगे तो काम चलेगा। देखिए यहाँ पे ये बुक तो सबके पास होगा, इस बुक को अगर आप बनाते हैं, समझ रहे हैं ना, तो इसमें एक्सरसाइज जो है ना, आपको हम बता देते हैं एक्सरसाइज कितना है। इसमें सारा जितना भी हम स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहे हैं वो सारा स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है, समझ रहे हैं। और इसमें बहुत सारा सेंटेंस दिया हुआ है, तो अगर आप इससे वर्क करेंगे तो ट्रांसलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ स्पीकिंग स्किल भी अच्छा हो जाएगा। एक्सरसाइज 70 दिया हुआ है, कितना, 70। कल हम इसका एक्सरसाइज भी करवाएंगे क्लास में, ठीक है। लेकिन आप लोग करके आएंगे, जो डाउट होगा उसको हम बताएंगे। बुक काफ़ी यूजफुल है, इसलिए आप सभी इसको खरीद लीजिए, जिसके पास नहीं है, और जिसके पास है वो ले करके आया कीजिए। बैठ जाइए जल्दी, समझ रहे हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए बाबू देखते हैं, तुम्हें आना पड़ा, तो बताइए क्या होगा, यू हैड टू कम। यू हैड टू कम का अर्थ क्या हो जाएगा, तुम्हें आना पड़ा, तुम्हें आना पड़ा। नेक्स्ट बताइए, हम लोग को जाना पड़ता था, तो हम लोग का वी के साथ हैड टू गो, जाना का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। उसे पैदल स्कूल जाना पड़ा, तो उसे का ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। इसके साथ क्या लगेगा, हैड टू गो टू क्या, स्कूल, स्कूल। ऑन फुट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑन फुट का अर्थ हो जाएगा पैदल। क्या तुम्हें पैदल स्कूल जाना होता था, क्या तुम्हें पैदल स्कूल जाना होता था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हैड यू टू गो टू स्कूल ऑन फुट,
बात समझ में आया? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अच्छा, ये सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस है जरा बताइए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। ये स्ट्रक्चर नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। ए स्ट्रक्चर कितना हो गया? 12 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, ए स्ट्रक्चर 12 हो गया। अब यहाँ पे आए 13, देखिए बाबू क्या कर रहा है। तो बहुत हल्ला कर रहा है, तुमको देख रहे हैं हम, तुम्ही को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कितना? 13। स्ट्रक्चर 13 में आप लोग देखिएगा शैल बी और विल बी। शैल बी और क्या? विल बी। ये स्ट्रक्चर कितना है बाबू? बताओ कितना है? 13। 12 तक बता दिए। पहला किसका प्रयोग बताए? EJMR 2 + V1। दूसरा 2 + V1। ये नेक्स्ट क्या बताए? हैज, हैव, 2 +। इसके बाद हैड। अब हम लोग जानेंगे कि शैल बी, विल बी प्लस 2 + V1, और उसके बाद जानेंगे शैल हैव, विल हैव 2 + V1। तो 2 और होगा। 12 हम लोग पढ़ लिए, 12 स्ट्रक्चर पढ़ लिए। 13 और कितना? 14। ये 13 और 14 को हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखें 13 को देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर नंबर कितना बाबू? 13। चलिए 13 क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है ना कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको शैल और विल का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसमें नॉट लगाना है, और नॉट के बाद इसमें बी लगेगा। शैल बी, विल बी, और इसके बाद 2 + V1। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी देखिए क्या होगा। इसका हिंदी होगा, हिंदी के अंत में रहेगा वाला रहूंगा, वाला रहूंगा, वाली रहूंगी, रहूंगी, और वाले रहेंगे। अब इसमें गागेगी आएगा बाबू। क्या आएगा? बताइए गागेगी क्यों आएगा? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, शैल और विल लगा हुआ है ना, तो शैल विल लगा रहेगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे समझेंगे कि शैल का तो प्रयोग आप लोग जानते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा? शैल, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल। अब देखिए अगर कहेंगे कि मैं जाने वाला रहूंगा, जैसे दिया हो कि हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे, जैसे वे लोग खेलने वाले रहेंगे, वह आने वाली रहेगी, जैसे दिया हो रामू सोने वाला रहेगा। और एक सेंटेंस ले लीजिए, क्या हम लोग नहीं पढ़ने वाले रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से समझना है कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है बाबू? सब्जेक्ट लिखना है। जरा बताइए मैं का क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगता है? शैल। बी लगेगा, विल लगाइएगा तभी भी बी लगेगा, और शैल लगाइएगा तभी भी लगेगा। 2 + V1 तो लगाना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? 2 और जाना का गो। तो आई शैल बी टू गो का हिंदी क्या होगा? मैं जाने वाला रहूंगा या रहूंगी। रहूंगा भी हो सकता और रहूंगी। अब बताइए दूसरा क्या कह रहा है? वी हो जाएगा। वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए शैल टू रीड हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए वे लोग का दे के साथ क्या लगेगा? विल बी टू प्ले हो जाएगा। खेलना का क्या होता है? प्ले होता है। नेक्स्ट बताइए सी विल बी टू कम हो जाएगा। सी विल बी टू कम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताइए रामू सोने वाला रहे। रामू विल बी टू स्लीप हो जाएगा। और बताइए क्या हम लोग नहीं पढ़ने वाले रहेंगे? बताइए क्या होगा? शैल वी नॉट बी टू रीड। ठीक है, मुंह बंद नहीं रहता इस सब का।
अब बेशर्म हो गया है साहब। रूल नंबर कितना हो गया? 13। अब कितना? 14 में देखिएगा शैल हैव और विल हैव 2 + V1 लगेगा। शैल हैव विल हैव 2 + V1 क्या लगेगा? शैल हैव विल हैव 2 + V1 कितना नंबर? 14 नंबर। देखिए यहाँ पे शैल हैव विल हैव 2 + V1 अंत में रहेगा ना होगा या ना पड़ेगा। जैसे मुझे जाना होगा, आपको आना होगा, आपको मेरे बर्थडे पे आना पड़ेगा, साथ में गिफ्ट लाना पड़ेगा। तो आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये जितना भी रहेगा ना, पड़ेगा ना होगा, तो उसमें आप यूज करेंगे शैल हैव विल हैव 2 + V1। कोई दिक्कत आपको? तो देखिए अब हम लोग रूल स्ट्रक्चर नंबर कितना पढ़ने वाले हैं? कितना पढ़ेंगे बताइए? 14। चलिए देखिए अरे बाबू स्ट्रक्चर नंबर 14 को देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको शैल और विल का प्रयोग करना है। सुनिए, इसके बाद देखिए हैव दोनों के साथ लगेगा। हैव के बाद क्या? 2 + V1। अच्छा बताइए अंत में क्या रहेगा? ना होगा या ना पड़ेगा? ना पड़ेगा या ना होगा? ना पड़ेगा या ना होगा। तो अब इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे शैल हैव विल हैव 2 + V1। कोई दिक्कत आपको? चलिए देखिए, जैसे अगर सेंटेंस दिया हो कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, हम लोगों को आना पड़ेगा, हम लोगों को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सुनिए, तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा, सुनिए, रामू को बाजार जाना होगा, उन लोगों को यहाँ ठहरना पड़ेगा। क्या हम लोगों को यहाँ ठहरना पड़ेगा? चलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए सबके अंत में क्या होगा? ना पड़ेगा होगा या ना होगा? ना होगा या ना पड़ेगा? ना होगा या ना पड़ेगा? चलिए इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले बताइए आई होगा, आई के साथ शैल क्या होगा? हैव टू गो। आई शैल हैव टू गो का हिंदी बताइए। मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को आना पड़ेगा, तो हम लोग का बताइए वी शैल हैव टू कम। हो जाएगा? नेक्स्ट बताइए तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट अ लेटर। हो जाएगा? नेक्स्ट बताइए रामू को बाजार जाना पड़ेगा, रामू विल हैव टू गो टू। अब देखिए यहाँ पे गो के पहले भी टू लगेगा और मार्केट के पहले भी टू लगेगा। अब क्यों लगेगा ये बात समझिए। देखिए 2 + V1 तो स्ट्रक्चर में ही है और यहाँ टू इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है ना ये आपका प्लेस का नाम। अब प्लेस के नाम के पहले टू लगता है, जैसे पटना के पहले, मार्केट के पहले, टेम्पल के पहले, इसके पहले टू लगता है। अच्छा बताइए ए लेटर यहाँ पे है तो क्या ए लेटर जो है प्लेस का नाम है? क्या यहाँ टू लगेगा? तो अगर यहाँ लिखेगा टू राइट टू ए लेटर तो क्या हो जाएगा? गलत। बात समझ में आया? उन लोगों को यहाँ ठहरना पड़ेगा। बताइए उन लोगों का क्या होता है? दे होगा ना। लोग जहाँ आ गया इसका मतलब प्लूरल है, वह सिंगुलर होता है और वे लोग प्लूरल होता है। तो दे के साथ विल हैव टू क्या होगा बताइए? एस-टी मतलब क्या होगा? ठहरना, और हेयर मीन्स देयर मीन्स वहाँ। अब यहाँ पे देखिए क्या से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं ना, तो बताइए इसमें शैल लग जाएगा, शैल वी हैव टू स्टे हेयर। कोई दिक्कत? तो रूल नंबर कितना हो गया? 14 हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग कुछ नए स्ट्रक्चर की बात करेंगे।
कुछ नए स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक बार हम आपको स्ट्रक्चर 1 से 14 तक रिवीजन करवा दें, फिर हम लोग नए स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए स्ट्रक्चर 1 जल्दी से समझ लेते हैं इसको। स्ट्रक्चर 1 में आपको बताए थे जब ताहे तीहे रहेगा तो उसमें हम लोग V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। इसको अच्छे से समझिए क्योंकि इस पे बहुत सारा अभी सेंटेंस हम लोगों को आगे बनाना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये जानना है कि V1 कहाँ लगता है और V5। सिंगुलर जहाँ पे आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे क्या लगेगा? V5। अच्छा V5 हम आपको बताए थे जिस वर्ब के अंत में S, ES और क्या लगा हो? IS लगा। क्या इसमें S, ES, IS है? तो नहीं रहेगा तो V1 कहलाएगा। अच्छा V1 किसके साथ आएगा? तो I के साथ, V के साथ, U के साथ। एक्चुअली ये आता है प्लूरल के साथ, लेकिन I एक्सेप्शन होता है। आई क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। आई के साथ भी क्या लगता है? V1। आई रीड सही होता है, आई रीड्स लिखिएगा तो गलत। अच्छा वी रीड होगा कि वी रीड्स होगा? वी रीड होगा। वी के साथ क्या लगता है? V1 लगता है। जैसे वह पढ़ता है तो क्या होगा? ही रीड्स। लेकिन वे लोग पढ़ते हैं अगर रहता वे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब ज्यादा का बोध होगा ना, जैसे वे लोग का क्या होता है? दे। आप पढ़ना का क्या होगा? रीड। तो देखिए अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो S नहीं लगेगा और कम लोग रहेंगे माने एक का बोध होगा तो S लगेगा। यही आपको समझना है। लेकिन एक्सेप्शन में आपका आता है क्या? आई से एक का बोध होता है लेकिन इसके साथ S का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत आपको? तो स्ट्रक्चर 1 ये था। स्ट्रक्चर 2 में आपको बताए थे कि जब किसी सेंटेंस में तो होगा, अवश्य होगा और क्या होगा? जरूर होगा, तो ऐसे सेंटेंस का नाम होता है इम्फैटिक सेंटेंस। क्या नाम होता है? इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें या तो डू रहे, या तो डज रहे, या तो डिड। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा वह यहाँ रहती है, इसमें देखिए ही होगा, ये होगा सी लिव्स हियर, लेकिन यही सेंटेंस रहे वह यहाँ रहती तो है, तो ये इम्फैटिक सेंटेंस हो जाएगा। तो वह का क्या होगा? सी। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि जहाँ पे V1 रहता है वहाँ डू लगता है, जहाँ V5 रहता है वहाँ डज लगता है, और जहाँ V2 रहता है वहाँ डिड लगता है। अब V1 हो चाहे V5 हो चाहे V2 हो, कुछ भी हो, लेकिन जब डू डज और डिड का प्रयोग कीजिएगा तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? V1। तो देखिए सी डज लिव हियर का अर्थ हो जाएगा वह यहाँ रहती तो है। अच्छा वह क्रिकेट खेलता तो है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ही डज प्ले क्रिकेट। आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और ऐसे सेंटेंस को हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। कल इस पे हम एक्सरसाइज भी करवाए थे कि जिसमें डू लगेगा इम्फैटिक कहलाएगा, और जिसमें डू नहीं रहेगा वो नॉन इम्फैटिक कहलाएगा। जिसमें डज डिड रहेगा इम्फैटिक कहलाएगा, और डिड नहीं रहेगा तो नॉन इम्फैटिक। अगर इम्फैटिक सेंटेंस रहेगा तो उसमें तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? और नॉन इम्फैटिक में तो हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब आप यहाँ पे समझेंगे कि जैसे आई नो यू का अर्थ हो जाएगा मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन आई डू नो यू का 3 अर्थ होगा। पहला अर्थ होगा मैं तुम्हें जानती तो हूँ, यानी इसमें क्या गया? तो। मैं तुम्हें अवश्य जानती हूँ, इसमें क्या गया? अवश्य। और मैं तुम्हें जरूर जानती हूँ, इसमें क्या गया? जरूर। तो अवश्य जरूर जिसमें रहेगा ना, क्या क्या रहेगा? तो अवश्य और क्या रहेगा? जरूर। ऐसे वाक्य को कहते हैं बलदायक वाक्य। क्या कहते हैं? बलदायक वाक्य कहते हैं इसको। और बलदायक वाक्य को अंग्रेजी में इम्फैटिक सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्फैटिक सेंटेंस। अब एक चीज आपको समझना होता है कि इम्फैटिक सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में रहे और पास्ट टेंस में रहे, 2 टेंस में, कौन कौन टेंस में? प्रेजेंट टेंस में रहे और पास्ट टेंस में रहे। तो प्रेजेंट टेंस में आपका डू डज प्लस V1 लगता है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अगर यही आपका पास्ट टेंस में रहे तो डिड प्लस V1 लगता है। किस टेंस में? पास्ट टेंस। लेकिन जब फ्यूचर टेंस की बात आती है, कौन टेंस की बात आती है? फ्यूचर टेंस की बात आती है, तो फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ इम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए विल लगता है, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। जो हम आपको बताए थे कि अवश्य रहेगा और जरूर रहेगा, तो आई वी के साथ क्या लगता है? विल लगता है, और बाकी के साथ शैल लगता है। इस पे हम लोग बहुत सारा सेंटेंस भी आपको बनाए थे। गागेगी अगर किसी सेंटेंस में रहेगा तो उसको कौन सा टेंस कहेंगे? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में अगर इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे तो आई वी के साथ क्या लगेगा? विल। जब विल लगाइएगा तो इसमें अवश्य जरूर रहेगा, और शैल लगाइएगा आई वी के साथ तो उसमें अवश्य जरूर नहीं रहेगा। शैल लगाएंगे तो मैं उसकी मदद करूंगी, तो आई शैल हेल्प। यहाँ शैल लगा है क्योंकि अवश्य नहीं है।
लेकिन आई के साथ यहाँ क्या लगा, विल। जैसे ही आपका विल लगेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, अवश्य। तो वी के साथ शैल तब लगता है जब अवश्य नहीं हो, और विल तब लगता है जब अवश्य हो। यहाँ पे देखिए अवश्य है तो यहाँ पे क्या लग गया, विल। अवश्य इसमें नहीं है तो क्या लग गया, तो आई वी के साथ अवश्य नहीं रहने पर शैल, अवश्य रहने पर विल। उसी तरह सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ अवश्य नहीं रहने पर विल और अवश्य रहने पर शैल लगता है। ये चीज़ हम लोग समझे थे, कल समझ गए थे ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें आपको बताए थे इन्फिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में और जीरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। आपको बताए थे कि इन्फिनेटिव वह वर्ब होता है जो 2 + V1 के रूप का होता है, और जीरेंड वह वर्ब होता है जो V4 के रूप का होता है। अच्छा, गाना एक कला है, इसको हम इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं और जीरेंड से भी। इन्फिनेटिव का मतलब 2 + V1 और जीरेंड का मतलब होता है ING। अगर V1 के अंत में ING जोड़ दीजिएगा तो ये जीरेंड कहलाएगा, अगर इसके पहले 2 लगा दीजिएगा तो इन्फिनेटिव कहलाएगा। इस सेंटेंस को हम आपको 4 तरह से बनाना बताए थे। जैसे बड़ों का आदर करना हमारा फर्ज है या हमारा कर्तव्य है, तो टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इट इज आवर ड्यूटी रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स। तो ये 4 तरीके से हम आपको बताए थे। उसी तरह बिना हेलमेट, वह यह सब वही स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग ये पढ़े थे स्ट्रक्चर नंबर 9। तो 9 में था इज एम आर 2 + V1, 10 में था वाज वेयर 2 + V1, 10 में क्या था, वाज वेयर 2 + V1, पढ़े थे ना। इसके बाद जो है 11 में था हैज हैव 2 + V1, हैज हैव 2 + V1 11 में था। 12 में था शैल बी विल बी प्लस ये हैड 2 + V1, और 13 में था शैल बी विल बी 2 + V1, शैल बी विल बी 2 + V1। 14 में क्या था, तो 14 में था शैल हैव 2 + V1, विल हैव 2 + V1। कोई दिक्कत आपको? इतना आप लोग समझ गए? आप लोग तो समझदार ही हैं।